नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अशोक जमनानी जी की कहानी है। कहानी का नाम है पूज्य पंचायत साहब। अशोक जमनानी जी हिंदी और सिंधी दोनों ही भाषा में समान कौशल के साथ में लिखते हैं। कहानी एक सीधे सरल दुकानदार की है, जिससे एक दुकान की खरीदारी के समय में एक कोरे कागज पर दस्तखत और अंगूठा का छाप लगवा लिया जाता है। कुछ समय बाद में यही कागज उसके सामने लाया जाता है, जिसमें मनमानी शर्तें लिखी होती है और उसे दुकान खाली करने के लिए कहा जाता है। यह सुनकर उस भोले सरल हृदय दुकानदार के रातों की नींद उड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इतना जमा जमाया कारोबार उठाकर दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए। पंचायत पे उसे भरोसा नहीं है। उसे मालूम है पंचायत तो सबल का ही साथ देगी, उसका साथ नहीं देगी। तब आखिर वो कौन सा रास्ता चुनता है, यह जानने के लिए हम कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पूज्य पंचायत साहिब। कोई सुबह इतनी शाद होती है कि मूंग को मणि में बदल सकती है, और कोई सुबह इतनी बर्बाद होती है कि मिठास को भी खारा करके छोड़ देती है। ऐसी ही एक बर्बाद सुबह दुल्हना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा मोहन अपनी माँ के पास बैठकर आंसू बहा रहा है, और दुल्हना की पत्नी शीला अपनी जुबान में अधिकतम मिठास घोलकर उसे समझाने का प्रयास कर रही है। बेटा, कुछ भगवान पर भी भरोसा रखो, देखना मुखिया के मुख से मिठास ही उतरेगी। पर माँ की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि जवाब देते समय उसकी आवाज में कड़वाहट ही बहुत अधिक बढ़ गई। माँ, तुम सपने में भी मत सोचना कि मुखिया के मुख से मिठास उतरेगी। मुखिया के मुख में तो काले नाग का जहर है। ऐसा पापी अब तक न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। माँ, खबरदार जो तुमने कभी मेरे सामने कहा कि मुखिया के मुख से मिठास उतरेगी। मोहन का गुस्सा देखकर शीला की जुबान खामोशी का सहारा लेकर सुरखरू होने की कोशिश करने लगी। पर जब उसने देखा कि दुल्हना सामने खड़ा है तो उसकी हिम्मत कुछ बढ़ी और उसने अपनी खामोशी के तार को जरा सा छेड़ दिया। देखिए ना, यह मोहन सुबह सुबह कितना नाराज है। पूरे 1 घंटे से समझा रही हूँ, पर इसे मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। शीला को पूरी उम्मीद थी कि दुल्हना उसके सुर में सुर मिलाएगा, लेकिन दुल्हना ने तो मोहन की आवाज को अपनी आवाज का सहारा दे दिया। सच कह रहा है मोहन, मुखिया के मुख में सचमुच किसी नाग का डंक ही रहता है। जब भी खुलता है किसी न किसी को डस लेता है। आप पुत्र मोह के चलते कब किसी और की बात सुनते हैं जी? अरे मुखिया आखिर मुखिया है, उससे झगड़ा करके अपनी टोपी उतरवाने से अच्छा है कि हम उसकी हाँ में हाँ मिलाकर अपना काम निकलवा लें। लेकिन आपको मेरी बात कहाँ अच्छी लगेगी? आप दोनों बाप बेटे जब तक मुझे नीचा नहीं दिखा लेते, तब तक आपकी हस्ती मस्ती कहाँ पाती है? शीला नाराज होकर रसोई घर की ओर चली गई तो दुल्हना ने मोहन की ओर देखा। उसने फिर कोई नया डंक मारा है क्या? वह कोई मौका कहाँ छोड़ता है। आज आपके उठने से पहले उसका कारिंदा खबर देकर गया है कि आज 10 बजे पंचायत अपने मामले पर बात करेगी। रात में सोने से पहले मैंने सोचा था कि कल इतवार है और मैं छुट्टी का दिन पूरे सुकून के साथ गुजार लूंगा, लेकिन उस पापी ने सुबह होते ही कारिंदे को भेजकर मेरे सुख को दुख पहना दिया। मोहन की आवाज में बहुत तलखी थी। गुस्सा तो दुल्हना को भी बहुत आया, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश करते हुए कहा, मोहन, आज नहीं तो कल इस बात का फैसला तो होना ही है। तू जल्दी से तैयार हो तो हम दोनों मिलकर चलते हैं, पंचायत का भी सामना आज ही कर लेते हैं। ईश्वर की कृपा हुई तो हो सकता है कि सच में ही मुखिया के मुख से मिठास उतर आए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जहां हमने इतनी रातें खून के आंसू रोए हैं, वहां कुछ और रातें रोकर गुजार लेंगे, लेकिन इस झंझट से तो आजाद हो जाएंगे। दुल्हना की बात का कुछ असर शायद मोहन पर हुआ और वह उठकर नहाने चला गया, लेकिन दुल्हना के जेहन में वह बीता वक्त आकर बस गया, जिसके कारण आज उसकी खुशियों पर ग्रहण लगा हुआ था। 20 साल पहले उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ली थी। धीरे धीरे उसका धंधा जमने लगा और इतने सालों के बाद अब वह इस मुकाम पर पहुंचा था। ईश्वर की बहुत कृपा थी कि उसका इकलौता बेटा मोहन अपने पिता की किसी भी बात पर न नहीं कहता था।
22 साल का सजीला नौजवान मोहन दुल्हना और शीला के लिए सब कुछ था। कुछ महीने पहले दोनों उसकी शादी की तैयारी में लगे हुए थे कि अचानक जिंदगी का खेल कुछ रूठ गया और उनकी दुकान के मालिक ने खबर भेजी कि 20 साल पहले दुल्हना ने जब दुकान किराए पर ली थी तो उसने लिख कर दिया था कि 20 साल पूरे होने के बाद वह दुकान खाली कर देगा या फिर 50 लाख रुपए दुकान मालिक को देगा। सबूत के तौर पर दुकान मालिक के पास दुल्हना के दस्तखत और अंगूठे के निशान वाले कागज हैं, लेकिन दुल्हना को तो याद ही नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कोई वादा भी किया था। उसे बस इतना ही याद था कि उसने दुकान मालिक पर भरोसा करके बिना पढ़े कुछ कागजों पर दस्तखत जरूर कर दिए थे और अंगूठा का निशान भी लगाया था। लेकिन दुकान वापसी या 50 लाख की तो कोई बात हुई ही नहीं थी। उस वक्त तो दुकान की कीमत भी बहुत मामूली थी, लेकिन अब दुकान की कीमत बहुत बढ़ गई है, तो शायद दुकान मालिक की नीयत बदल गई है। दुल्हना ने अपने वकील से सलाह मांगी तो उसने भी यही कहा कि अगर दस्तखत और अंगूठा निशान वाले कागज दुकान मालिक के पास है तो वह केस जरूर जीत जाएगा। दुल्हना अभी इस चिंता से आजाद भी नहीं हुआ था कि दुकान मालिक ने पंचायत के सामने भी अपना दावा पेश कर दिया। मुखिया होतचंद ने दुल्हना को बुलाकर समझाया कि दुकान खाली करने में ही भलाई है, लेकिन जब दुल्हना ने मुखिया की बात मोहन को बताई तो मोहन एकदम से उखड़ गया। मुखिया कौन होता है हमारे मामले में दखल देने वाला? मैं अच्छे से अच्छा वकील करूंगा, मुकदमा लड़ लूंगा और साबित कर दूंगा कि दुकान मालिक ने आपसे दस्तखत धोखे से करवाए थे। आप ही सोचिए, अगर हमने दुकान खाली कर दी तो दूसरी जगह धंधा जमाने में तो मेरी पूरी जवानी ही खर्च हो जाएगी। दुल्हना बेटे की बात से सहमत था, पर पंचायत के कारण उसकी चिंता बढ़ गई थी। मोहन, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ बेटा, पर मुखिया और पंचायत से उलझना क्या ठीक होगा? हम समाज में रहते हुए पंचायत से बैर कैसे मोल ले सकते हैं? बाबा, ऐसी पंचायत किस काम की जो अन्याय करती हो? आपने तो मुखिया पर भरोसा कर लिया, लेकिन आप उस पर भरोसा कर कैसे सकते हैं? वह पापी मुखिया तो हमेशा समर्थ का साथ देता है और कमजोर को नीचा दिखाता है। हमारा साथ वो कभी नहीं देगा और वह कभी भी हमारा पक्ष भी नहीं लेगा। आप तय मानिए, वह समर्थ का ही साथ देगा और हमारे जैसे कमजोर लोगों को नीचा ही दिखाएगा। मोहन अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले उसकी आवाज सूख गई, उसकी आंखें बरस गई। दुल्हना ने वहीं बैठे बैठे यह सारी बातें याद की तो उसकी आंखों से भी आंसू छलक उठे। लेकिन आज न जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि चाहे मुखिया बैरी हो जाए, लेकिन पंचायत तो कोई न कोई ऐसा रास्ता जरूर निकालेगी जिसमें न्याय होगा। वह उठा और नहाने के बाद उसने झूलेलाल के सामने दीपक जलाया। दीपक की रोशनी में उसके मन का विश्वास भी रोशन हो उठा। ठीक 10 बजे दोनों पिता पुत्र पंचायत पहुंच गए, लेकिन वहां अभी तक कोई भी नहीं था। मोहन और दुल्हना वहीं बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद दादा हुंदराज आए। इन दोनों ने उठकर उनको सम्मान दिया। बेटा दुल्हना, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ दादा, आपने तो बचपन में इसे बहुत खिलाया है। हाँ, पर अब तो ये बहुत ही सजीला नौजवान है। अब तो तुम बहू ले आओ। हाँ दादा, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन अब यह दुकान का मामला सामने आ गया है तो इसमें उलझ कर रह गए हैं। बेटा दुल्हना, एक बात समझ लो, पंचायत से न्याय की ज्यादा उम्मीद मत करना। मैं तुम्हें अंदर की बात बता रहा हूँ कि मुखिया होतचंद की ही नजर तुम्हारी दुकान पर है और उसने दुकान मालिक से सौदा भी कर लिया है। वह किसी न किसी तरह तुमसे दुकान तो खाली करवा ही लेगा। तुम कोर्ट कचहरी जाओगे तो वहां भी वह झूठे गवाह खड़े कर देगा कि कागजों पर तो तुम्हारी दस्तखत है और तुमने बहुत सोच विचार कर ही दस्तखत किए थे। तुमसे गलती ये हुई है कि 20 साल पहले तुमने खाली कागजों पर दस्तखत कर दिए थे और अंगूठे का निशान भी लगा दिया था। दादा, मुखिया होतचंद अन्याय कर सकता है, पर क्या पूज्य पंचायत भी न्याय नहीं करेगी? देखो दुल्हना, पंचायत में अधिकांश लोग वही है जिनका मुखिया होतचंद से लेन देन चलता है। होतचंद की सबसे बड़ी खूबी तो उसका पैसा है, कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। दादा हुंदराज की बात सुनकर दुल्हना के चेहरे पर उदासी उतर आई और मोहन के मन में भी वैसी ही उदासी के कांटे चुभने लगे। कुछ देर में ही पंचायत के अधिकांश लोग आ गए और मुखिया होतचंद भी कुछ देर बाद आकर बिना कुछ कहे बिल्कुल बीच में जाकर बैठ गए। कुछ देर तक तो इधर उधर की बातें होती रही। फिर उसके बाद दुकान मालिक ने दुल्हना के दस्तखत वाले कागज पंचायत को दिखाए।
दुल्हना ने भी पंचायत के सामने पूरी बात रखी और न्याय करने का निवेदन किया। लंबी बहस के बाद सबने यह तय किया कि मुखिया होतचंद जो फैसला करेंगे वही सभी को स्वीकार करना होगा। मुखिया ने अपने चेहरे पर ऐसी गंभीरता ओढ़ी कि लगा कि न्याय के सारे देवता उसी की देह में उतर आए हैं। 10 मिनट तक तो वह चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद उसने बोलना शुरू किया। पूज्य पंचायत साहब, आज आपके सामने जो मामला है उसमें दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ये साफ हुआ है कि कागजों पर दस्तखत और अंगूठे के निशान दुल्हना के ही है। इस हालत में हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, इसलिए हम कुछ ऐसा करें कि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो। इसलिए यह पूज्य पंचायत दुल्हना को 6 महीने का वक्त देती है कि वह अपना व्यापार दूसरी जगह पर शुरू कर ले। दुकान खाली करने का खर्चा 50,000 रुपया दुकान मालिक उसे देगा और 6 महीने के बाद दुल्हना दुकान खाली कर देगा। मुखिया की बात पूरी हुई तो मोहन ने तो कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप उठकर दूर जाकर खड़ा हो गया। लेकिन दुल्हना चिल्ला उठा, ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। मुखिया का अन्याय, पंचायत साहब का अन्याय, सबका अन्याय है। मुखिया जी ने अन्याय किया है, पंचायत साहब ने भी अन्याय किया है। दुल्हना की बात पूरी भी नहीं हुई कि सारी पंचायत एक साथ मुखर हो गई। चुप रहो दुल्हना, कुछ मत कहो, मुंह पर लगाम लगाओ दुल्हना, चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। कुछ ही देर में दुल्हना की आवाज पंचायत के शोर में अपना दम तोड़कर खामोश हो गई तो वह दादा हुंदराज के पास जाकर बैठ गया। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अब फिर से हिम्मत जुटाओ और एक नई शुरुआत करो। दादा, मुखिया ने ऐसा क्यों किया? बेटा, वह लालच में अंधा हो गया है, लेकिन मुझे भी समझ में नहीं आता कि वह यह सब कुछ किसके लिए कर रहा है। एक ही तो बेटी है उसकी, वो भी मुंबई में रहकर पढ़ रही है, यहाँ लौटकर तो आएगी भी नहीं। आखिर जो कुछ जुड़ेगा वह अंत में मिलेगा तो उसे, जो उसका दामाद बनेगा। और वह कैसा होगा दामाद, ये कौन जानता है। आज भी मुखिया के पास इतना अधिक है कि उसकी बेटी चाहे तो 7 पुश्तों तक उसका उपभोग करती रहेगी और फिर भी उसका खजाना खाली नहीं होगा। लेकिन मुखिया का लालच तो कम ही नहीं हो रहा। इस लालच के चलते ही तो वह अन्याय करता रहता है। दादा, अगर मैं पंचायत की बात न मानूं तो तुम्हारी मर्जी पर कोर्ट कचहरी में भी झूठी जीतेगा। कागजों पर तुम्हारे दस्तखत है, अंगूठे का निशान है और गवाह भी तो सारे उसके पक्ष में है। तुम कर क्या लोगे? दादा हुंदराज ने दुल्हना को कुछ देर और समझाया और फिर वे भी उठकर चले गए। किसी तरह दुल्हना ने भी घर वापस लौटने की हिम्मत जुटाई। वक्त बड़ा बादशाह है, सुबह की सुंदरता में सुंदर हो जाता है तो रात के खेल में रंगीला भी होता है। दिन का रास्ता शाम के पड़ाव पर पहुंचता है तो शाम के सुर कभी स्याह रातों के सफर को आवाज देकर अमावस तक जाते हैं और कभी उजली रातों को लेकर पूर्णिमा तक पहुंचते हैं। कभी सर्दी, कभी गर्मी का रंग उसके रंगों में बसता है और कभी बारिश सब कुछ धोकर रख देती है। लेकिन इतने रंगों के बाद भी उसमें एक चीज है जो हमेशा एक रंगी रहती है और वह है उसकी गति, जो कभी रुकती नहीं, बस चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है। लगातार गुजरते वक्त में 6 महीने भी गुजर गए और पंचायत 6 महीने बाद फिर जुटी तो मुखिया होतचंद फिर सबके बीच में जा विराजे। लेकिन इस पंचायत से दुल्हना और मोहन दोनों ही नदारद थे। दुल्हना क्यों नहीं आया? मुखिया की आवाज में कड़वाहट भरी थी। मुखिया साहब, मैं तो कल रात ही उसको संदेश दे आया था कि ठीक 10 बजे आ जाना। मुखिया के खास चमचे टोपन दास ने इस तरह कहा कि सारी पंचायत सुन ले। तभी दादा हुंदराज खड़े हुए और पंचायत से मुखातिब हुए। पूज्य पंचायत साहब, दुल्हना कल रात ही यह शहर छोड़कर चला गया है और उसने पूज्य पंचायत के नाम यह चिट्ठी दी है। साथ ही विनती की है कि यह चिट्ठी पूरी पंचायत के सामने पढ़ी जाए। जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो दादा हुंदराज ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। पूज्य पंचायत साहिब, सबसे पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि मैं खुद न आकर इस चिट्ठी के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मैंने पूज्य पंचायत साहब का हुक्म मानकर दुकान खाली कर दी है और इस चिट्ठी के साथ साथ दुकान की चाबियाँ भी मैंने भेज दी हैं। ये चाबियाँ दुकान मालिक को पूज्य पंचायत साहब दे सकती हैं। मुझे दुकान खाली करने के एवज में जो 50,000 मिलने थे,
वे 50,000 दादा हुंदराज को सौंप दी जाए और दादा हुंदराज इस रकम से एक पार्टी का आयोजन करे जिसमें सारी पंचायत के लोगों को दावत दी जाए। यह दावत मेरी खुशी का इजहार है। मैंने सारी उम्र आप सबकी खुशी में शामिल होकर दावतों का आनंद लिया है। अब मैं आप सबको अपनी खुशी में शामिल करना चाहता हूँ। मेरे इकलौते बेटे मोहन की शादी 1 सप्ताह पहले ही हुई है। दावत की वजह यही है। शादी प्रेम विवाह ही है और कोर्ट में हुई है, इसलिए मैं आप सबको शादी में शामिल नहीं कर पाया। अब मैं अपने परिवार के साथ मुंबई आ गया हूँ। पूज्य पंचायत साहब के साथ साथ मुखिया होतचंद को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मुखिया होतचंद साहब की बेटी से ही मेरे बेटे ने विवाह किया है। आप सबका अपना साथी दुल्हाना। दादा हुंदराज ने चिट्ठी पढ़कर उसे दुकान की चाबियों के साथ पंचायत के बीचों बीच बैठे मुखिया होतचंद के सामने रख दिया। चिट्ठियां और चाबियां पंचायत के बीचों बीच पड़ी हुई थी और पूज्य पंचायत साहब के मुंह पर कोई ताला सा लगा हुआ था। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी पूज्य पंचायत साहिब, जिसे श्रीमान अशोक जमनानी जी ने लिखा है और पढ़ा है मैंने, अपर्णा रमेश। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी का अंतिम पलटवार आपको कैसा लगा? एक लाइक जरूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।